अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगस्त 2025 में आने वाले सैलाब की मद में तकरीबन 500 के करीब लोग मारे गए, जिसमें से तकरीबन 150 के करीब बच्चे थे और 700 से लेकर 1000 तक उनमें लोग इंजर्ड हो गए। और सबसे ज़्यादा नुकसान केपीके में होता है, जहां पर उनका डिस्ट्रिक्ट है बुनेर। वहां पर तकरीबन एक ही दिन के अंदर 156 लोग मारे जाते हैं। 26 जून तक पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद तकरीबन 350 क्रॉस कर चुकी होती है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, बजोड़ और बाटाग्राम के इलाके ज़ेर-ए-आब आते हैं। इसके अलावा इनको रेस्क्यू करने वाला एक हेलीकॉप्टर जो बनीर के अंदर अपने ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा होता है, वो भी क्रैश कर जाता है और उसके नतीजे में तकरीबन 5 लोग और मौत के घाट में उतर जाते हैं। इस साल पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज आता है और सिर्फ 10 से 15% ज़्यादा मानसून की बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से ये सारी तबाही पाकिस्तान में देखने को मिलती है। हम पाकिस्तानियों की याददाश्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। पाकिस्तान में हर साल सैलाब आते हैं, लेकिन हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारी गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है। तो मैं आपको 2010 का सैलाब याद करवाना चाहूँगा, जिसमें तकरीबन 2000 से 2500 लोग मारे गए थे। इसमें 2 करोड़ लोगों को अफेक्ट किया था और 16 लाख से ज़्यादा घर तबाह हो चुके थे। 2010 के अंदर आने वाला सैलाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक सैलाब माना जाता है, जिसके अंदर पाकिस्तान का पूरा नेटवर्क तबाह हो जाता है, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर तबाह हो जाता है, पाकिस्तान के रोड्स का नेटवर्क तबाह हो जाता है। और इसके बाद पाकिस्तान की तारीख के अंदर आपको कोई भी ऐसा सैलाब देखने को नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर साल सैलाब आते हैं और हमारी गवर्नमेंट इनके मुंह की तरफ देख रही होती है। 2022 के अंदर भी एक सैलाब आता है, जिसके अंदर तकरीबन 1800 के करीब लोग मारे जाते हैं। इसमें से 700 के करीब बच्चे होते हैं और ये भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 33 मिलियन लोगों को अफेक्ट करता है और पाकिस्तान के सारे स्ट्रक्चर को तहस नहस कर देता है। जून 2023 के अंदर भी एक सैलाब आता है, जिसके अंदर तकरीबन 30 लोग मारे जाते हैं। इसमें भी तकरीबन 10 के करीब बच्चे होते हैं। इस साल पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम बारिशें होती हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इतना अफेक्ट हो जाता है कि यहाँ पर लोगों का नुकसान हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर ये लकीव मरवत, बनू जैसे एरियाज़ को अफेक्ट करता है, जो पाकिस्तान में केपीके के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अगस्त 2024 के अंदर भी एक ऐसा सैलाब आता है, लेकिन ये सैलाब पाकिस्तान के अंदर केपीके को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के दूसरे सूबे सिंध को अफेक्ट करता है, जिसके अंदर तकरीबन 200 के करीब लोग मारे जाते हैं और ये मेजॉरिटी तौर पर बच्चे ही होते हैं। और ये पाकिस्तान के सूबा सिंध के अंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। हमारे माइंड के अंदर एक सवाल आता है कि ये सैलाब कैसे आते हैं। इसकी सिर्फ 2 ही वजूहत होती हैं। इसमें एक तो नेचर होती है और दूसरा इंसानों का अपना रूल होता है। नेचर का ये रूल होता है कि ये किसी साल ज़्यादा मानसून की बारिशों के स्पेल को ले आती है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर 2022 के अंदर जो बारिशें रिकॉर्ड की गई थी, कहा जाता है ये ज़रूरत से ज़्यादा 190% हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सैलाब आते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी दूसरी नेमतों से भी नवाजा है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 7000 के करीब ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर हर साल बहुत ही ज़्यादा मिकदार के अंदर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ये नदियों के अंदर तुगयानी ले आते हैं और पाकिस्तान में सैलाब आने की वजह बनते हैं। अगर हम लोग इसके अंदर पाकिस्तान में लोगों की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान के अंदर कौम कितनी खुद मुख्तार है। पाकिस्तान के अंदर जंगलात को बहुत स्पीड के साथ काटा जाता है। अगर आप लोग नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जाते हैं तो आपको वहाँ पर दरख्त काटे हुए मिलेंगे। आपको लगेगा कि पाकिस्तान में खुलेआम इसके ठेके दिए जाते हैं कि आप लोग दरख्तों को काट सकते हैं और इसको अच्छे पैसों के अंदर फरोख्त कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी वजह होती है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर आपको सैलाब देखने को मिलते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर करप्शन का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा होता है। पाकिस्तान के अंदर जो ड्रेन सिस्टम बनाए जाते हैं वो बहुत ही नाकस बनाए जाते हैं। अगर इनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ जाता है तो इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये इस पानी को बर्दाश्त कर सकें, जिसकी वजह से ये सैलाबों की तरफ ले जाते हैं। और तीसरा, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा नाकस होता है। गवर्नमेंट को पता है कि किन एरियाज़ के अंदर सैलाब आते हैं, इनको वहाँ पर छोटे छोटे ड्रेन सिस्टम बनाने जहाँ पर हम लोग पानी को स्टोर कर सकें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ ऐसा कोई भी अमल नहीं किया जाता। क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया को मुतासर किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और पाकिस्तान के अंदर आने वाले टाइम में तकरीबन 15 से 20% आपको मानसून का स्पेल ज़्यादा हैवी देखने को मिलेगा। और क्लाउड बरस्ट पाकिस्तान में आम बन चुका है। ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को लेकर कोई भी रिसर्च नहीं की जाती। हालांकि गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों का पता है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी आपको इन चीज़ों की तरफ कभी लेकर नहीं जाएगी, इनके लिए कोई भी इंतजामात नहीं करेगी।
اینڈ کے اوپر سوال یہ آتا ہے کہ ہم ان سیلابوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، قدرتی آفات سے کیسے بچ سکتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی قدرتی آفات ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر اس کے اوپر کوئی بھی ریسرچ نہیں کی جاتی۔ پاکستان کے وارننگ سسٹم اتنے ناقص ہیں کہ پاکستان کو کوئی بھی الرٹ نہیں کرتے۔ پاکستان کے اندر ان سسٹم کو اچھا کرنا چاہیے تاکہ ہمیں قدرتی آفات کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ چل جائے اور پاکستان کے اندر اس تباہی سے بچا جا سکے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان کے اندر ایکو سسٹم کو ریسٹور کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں درخت اگانے چاہیے۔ جن ایریاز کے اندر سیلاب آتے ہیں ہمیں ان ایریاز کے اندر جا کر پلانٹیشن کو گرو کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر آنے والے سیلاب میں پانی کا رخ چینج کیا جا سکے اور ہمیں بڑی تباہی سے بچایا جا سکے۔ تیسرا اور سب سے اہم نقطہ یہ آتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈرین کا سسٹم بہت ہی اچھا ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں جب بھی ندی نالوں کے اندر طغیانی آتی ہے وہ اپنے بہاؤ سے نہ ہٹیں۔ پاکستان کے اندر ڈیم نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہمیں ان ایریاز کے اندر چھوٹے چھوٹے ایسے سٹوریج پوائنٹ بنانے چاہیے جہاں پر ہم لوگ بارش کے پانی کو سٹور کر سکیں، اور ان ڈرین سسٹم کو بھی وقتاً فوقتاً صاف کرتے رہنا چاہیے تاکہ جب بھی بارش یا سیلاب آتی ہے اس پانی کو بہنے کے اندر کوئی بھی رکاوٹ نہ ملے تاکہ وہ اپنی سپیڈ کے ساتھ اپنے سیدھے رستے پر بہہ سکے۔ لیکن سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیمز کی جتنی زیادہ ضرورت ہے پاکستان کے اندر اس معاملے کو اتنا ہی کم سیریس لیا جاتا ہے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے۔ 2010 کے اندر جو سیلاب آیا تھا پاکستان کو، سیلاب میں بھی تقریباً $10 بلین کا نقصان ہوا تھا اور ایگریکلچر کو صرف $1.5 بلین کا نقصان ہوا تھا۔ تو آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر سال سیلاب آتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے لیے اچھی بات ہے یا بری، کیونکہ گورنمنٹ اتنے پیسے لگا کر وہاں کے نظام کو بہتر کر سکتی ہے تاکہ پاکستان سیلاب سے بچ سکے، لیکن وہاں کی گورنمنٹ کبھی بھی ایسا نہیں کرتی کیونکہ ان کے کھانے پینے کے راستے بند ہو جائیں گے۔ تو میں ویڈیو کے آخر پر اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ پاکستان آنے والی تباہیوں سے بچ سکے۔